हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। तो आज अपने इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। ओके, तो सबसे पहले आप कॉन्टिनेंट्स को ऑब्जर्व करिए। जैसे आज ये इस फॉर्म में हैं, तो क्या आपको लगता है ये हमेशा से ऐसे ही थे? क्या ये हमेशा से अलग अलग ही थे या एक साथ थे? तो ज़रा इनकी सिमिट्री को देखिए। ये अटलांटिक ओशियन के दोनों ओर पाए जाने वाले कॉन्टिनेंट्स, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप हो या फिर साउथ अमेरिका और अफ्रीका हो। आप इनकी सिमेट्री को देखिए। और क्या ये लगता है कि ये एक ही बड़े लैंड मास से टूटकर अलग हुए हैं? और यहाँ पे इंडियन ओशियन में, अफ्रीका के निचले भाग में, ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना, आप इन सब को ऑब्ज़र्व करिए तो आपको पता चलेगा कि ये एक तरीके से एक ही होल लैंड मास सा लगते हैं और लगता है जैसे कि एक ही से टूटकर अलग हुए हों। ठीक है, तो इसी थ्योरी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इस सिमेट्री के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन थे, आइए उसके बारे में समझते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में सबसे पहले इसकी सिमेट्री के बारे में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो नहीं, लेकिन इसकी कॉन्टिनेंट्स की सिमेट्री के बारे में सबसे पहले बात करी अब्राहम ऑर्डेलस ने, जो एक डच मैपर थे 1596 में। बट इन्होंने कोई थ्योरी नहीं दी। लेकिन 1912 में, आगे जाके 1912 में अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने एक बहुत बड़ी थ्योरी दे दी जिसे बोला गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, एक जियो साइंटिस्ट भी थे ये। तो इन्होंने जब कॉन्टिनेंट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करा और कुछ एविडेंस जुटाए, और उसके बिहाफ पे इन्होंने बोला कि ये कॉन्टिनेंट्स कभी एक होल लैंड हुआ करते थे। ओके, कुछ ऐसे, ये देखिए इसमें, ये एक होल लैंड हुआ करते थे जिसको उन्होंने नाम दिया क्या? पेनजिया। यहाँ पेन का मतलब है होल, मतलब पूरा, और जिया का मतलब है लैंड, पूरी लैंड। ओके, ऐसे ही जो बाकी वाटर अर्थ में, जो बाकी लैंड के अलावा जो बाकी वाटर पोर्शन था, उसको इन्होंने बोला पैंथालासा। क्या? पैंथालासा। ओके, पैन मतलब कि होल और थलासा मतलब कि वाटर, पूरे में जो वाटर है। और इस पेंजिया से जुड़ा हुआ एक टेथिस ओशियन था। ठीक है, एक टेथिस ओशियन। ये जो इसमें नाम आपको दिख रहे हैं, ये बाद में जब ये लैंड टूटेगी और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनेंगे तो ये उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे। ये आप आज के फॉर्म में देख सकते हैं कि आज ये कॉन्टिनेंट्स कैसे हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स किस तरीके से टूट टूट करके अलग अलग हो गए हैं, पूरे अर्थ में फैले हुए हैं। ओके, तो इसके एविडेंसेस क्या थे, आइए उनको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट एविडेंस तो ये है कि मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स या जिक्सॉ फिट। जिक्सॉ फिट मीन्स कि जैसे हम पज़ल बनाते हैं ना, एक पीस को मान लो एक पीस ऐसा है, इसमें अगर कोई दूसरा पीस फिट हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये पज़ल है। ठीक है, बस वैसे ही कॉन्टिनेंट्स को जो जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स आज देखते हैं, उनको अगर हमने फिट करके देखा, आपने भी जैसे पहले देखा, उनको हमने फिट करके देखा तो वो ऐसा लगा जैसे ये एक ही लैंड से टूट करके सारे अलग हुए हैं। ओके, दूसरा है रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशियन। मतलब कि ओशियन के, अगर हम ओशियन के इधर और उधर दोनों साइड देखें और बीच में ओशियन है, तब भी हमें सेम एज, एक ही काल की जो है वो चट्टानें मिली हैं, चट्टानें पाई गई हैं। जैसे कि यहाँ ब्राज़ील कोस्ट में अगर देखा जाए, ये साउथ अमेरिका के ब्राज़ील कोस्ट में और वेस्ट अफ्रीका में, यहाँ पे हमें 2000 मिलियन ईयर्स ओल्ड सेम टाइप की रॉक्स मिलती हैं। ठीक है, जिनका कॉम्पोजिशन एक जैसा है, वो एक इतनी ही पुरानी है, लेकिन वो इधर एक छोर पर है और इधर एक छोर पर है अफ्रीका के। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये ओशियन पहले इनके बीच में नहीं रहा होगा, वरना ओशियन से तैर के रॉक्स थोड़ी इधर से उधर जाएंगी। ठीक है, साउथ अमेरिका, इसी तरीके से साउथ अमेरिका का एग्जांपल लिया जाए, साउथ अमेरिका और अफ्रीका का, तो ये जो है यहाँ पर, यहाँ इसके साउथ कोस्ट में और यहाँ पर जो हमें मैरीन डिपॉजिट्स मिले हैं वो भी सेम मिले हैं। मतलब कि जो समुद्री डिपॉजिट्स होते हैं ना, वो एक जैसे ही मिले हैं और वो जुरासिक एज के हैं, सेम एज के हैं और एक जैसे हैं। इसका मतलब कि तब इनके बीच में भी ओशियन नहीं रहा होगा। ओके, ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट जो हमारा एविडेंस है उसकी बात करें, वो है टेलाइट डिपॉजिट। अच्छा, टेलाइट होता क्या है? ये ग्लेशियर के डिपॉजिट्स होते हैं
जो ग्लेशियर्स के नीचे जो रॉक होती हैं, तो ग्लेशियर्स की वजह से जो रॉक डिपॉजिट होती जाती है उसे सेडिमेंट्री रॉक जो बनती जाती है। हम जानते हैं कि जब भी रॉक का अगर धीरे धीरे उसका क्षरण होता है और वो जमती जाती है तो उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो ग्लेशियर की वजह से जो ऐसी रॉक बनती जाती है उसे बोलते हैं टिलाइट डिपॉजिट। ठीक है, तो ये जो टिलाइट डिपॉजिट है हमें वो कहाँ कहाँ मिली है? वह हमें सदर्न कॉन्टिनेंट्स में अगर हम देखें, सभी कॉन्टिनेंट्स के सदर्न साइड में अगर हम देखें तो वो अफ्रीका के सदर्न पार्ट में, ठीक है, इंडिया जो कि इसमें दिख नहीं रहा है, इंडिया, मेडागास्कर, ये मेडागास्कर है, और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये इनके सदर्न पार्ट में इनमें पाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे टिलाइट डिपॉजिट्स एक से पाए गए हैं और ये अभी को देखा जाए तो ये सभी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हैं। तो इस एविडेंस से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय ये सारे लैंड्स आपस में जुड़े हुए होंगे। नेक्स्ट है प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट से मतलब है कि जैसे कि यहाँ पर है घाना और ये है हमारा साउथ अमेरिका, यहाँ ब्राज़ील है। ओके, तो घाना कोस्ट में हमें गोल्ड के डिपॉजिट्स मिलते हैं, लेकिन अभी वहाँ कोई भी गोल्ड का सोर्स नहीं है। ठीक है, और वो सोर्स जो है वो ब्राज़ील के प्लेटो में है, पाया जाता है। ओके, जो सोर्स यहाँ पर है और उसके डिपॉजिट्स यहाँ मिलते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, इसलिए ये माना जाता है कि ये कभी जुड़े हुए होंगे। ओके, नेक्स्ट जो एविडेंस है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, इनका डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉन्टिनेंट से एक जैसे जीवाश्म मिलते हैं, जैसे कि लैमूर एक प्राणी होता था जो कि हमें भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका के तटों पे मिलता है। ठीक है, और ऐसे ही एक मेसोसोरस एक जीव होता था, छोटा रेंगने वाला जीव, जो कि केवल उथले और खारे पानी में ही पाया जाता है। उसके जो रिमेन्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? साउथ अफ्रीका के यहाँ बिल्कुल, इससे लास्ट में केप टाउन है, और ब्राज़ील के इरावा शैल समूह से मिलते हैं। ठीक है, लेकिन आज तो ये बहुत दूर है एक दूसरे से, तो ये कैसे मिलते हैं, हमें कैसे एक जगह पे मिलते हैं? तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी ना कभी ये लैंड जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ओके, ये हो गए हमारे एविडेंसेस। अब हम देखते हैं कि रीज़न क्या था, आखिर ये जो लैंड अलग हुई तो वो क्यों हुई। ओके, उसका रीज़न क्या था? तो पहला रीज़न तो ये बताया जाता है कि वेगनर साहब ने जो रीज़न्स बताए उसमें पहला रीज़न बताया पोलर फ्लिंग। मतलब कि जो अभी तक हमने जैसे बात करी, तो हमारी अर्थ क्या है? हमारी अर्थ थोड़ी ऐसे शेप में है, जो ऊपर से ऐसे दबी हुई सी है, अपने पोल्स पे दबी हुई है, और यहाँ बीच में इक्वेटर के यहाँ पे बल्ज है, और या फिर बाहर को निकली हुई है। ओके, तो इसकी वजह से जो फोर्स काम करता है उसे पोलर फ्लिंग कहा, और इसको कॉन्टिनेंट्स के अलग होने का एक रीज़न बताया वेगनर जी ने। ओके, दूसरा रीज़न उन्होंने बताया टाइडल फोर्स। हम लोगों ने टाइड्स के बारे में पढ़ा था, क्या था? सन और मून की वजह से, सन और मून के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से अर्थ में जो असर होता है, यानी कि उसके समुद्र में वाटर लेवल में अर्थ के ग्रेविटेशन में थोड़ा सा फ़र्क आता है, उसके वाटर लेवल में कभी वो कम और ज़्यादा होता रहता है, उसकी वजह से टाइड्स आते हैं। ठीक है, तो उस फोर्स को भी इन्होंने ड्रिफ्टिंग का रीज़न बताया है, यानी कॉन्टिनेंट्स के अलग होने का या टूटने का एक रीज़न बताया है। ऑफकोर्स ये बहुत जल्दी तो हो नहीं गया, ये इसको होने में बहुत सारे मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। ओके, चलिए, तो अब हम आगे समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से अलग होते रहे हैं, किस किस टाइम पीरियड में अलग होते रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए पर्मियन एरा में पेंजिया पूरा एक होल लैंड मास था। ओके, और ये 250 मिलियन ईयर्स एगो की बात है लगभग। उसके बाद 200 मिलियन ईयर्स एगो, ये सब सपोज किया जाता है या फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देखिए एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता है, बट ये जो भी एविडेंस मिले हैं उनके हिसाब से ये बताया जाता है। ठीक है, तो ये 200 मिलियन ईयर्स को लगभग ट्रायसिक जो पीरियड था उसमें क्या हुआ
कि ऊपर की लैंड अलग हो गई, ये जो पेंचिया थी वो दो पार्ट्स में टूट गई, और नीचे वाली हो गई गोंडवाना, ऊपर वाली हो गई लॉरेशिया। ठीक है, ऊपर वाले से जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है होगा यहाँ पर, और यूरोप का पार्ट होगा, ये एशिया का ऊपर वाला पार्ट होगा, यूरेशिया का, और नीचे वाले से साउथ अमेरिका बनेगा, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये सब, तो ये कुछ इस तरीके से दो पार्ट में पहले टूटा है, और ये बीच में टेथिस सी है। ठीक है, ये उसके बाद 145 मिलियन ईयर्स अगो, यानी जुरासिक पीरियड में क्या हुआ कि ये और कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक होना शुरू हो गया। यहाँ से देखिए, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ये जो पार्ट है, ये हमारा इंडिया का सदर्न वाला पार्ट है। ठीक है, और ये यहाँ जाके टकराएगा ऊपर। ओके, अब इसमें देखिए क्रिटेशियस पीरियड में जो है 65 मिलियन ईयर्स एगो, यहाँ पर क्या है, ये और दूर दूर होते गए हैं सारे। ठीक है, ये सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग होते गए, दूर दूर होते गए, और उसके बाद फाइनली जो आज हम देखते हैं, आज के टाइम में वो कैसे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया। ये इंडिया का ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये गोंडवाना लैंड से, या हम लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड का पार्ट है, क्योंकि ये नीचे वाले भाग से गोंडवाना से आकर के यहाँ ऊपर एशिया के लॉरेशिया के ऊपर वाले पार्ट में आकर टकराया है, और यहीं से एक हिमालय की, जो हमारे हिमालय है, उसकी उत्पत्ति की भी एक थ्योरी निकलती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, और यहीं पर एक नए कॉन्टिनेंट की बात भी चल रही थी आजकल करंट में, ज़ीलैंडिया। क्या थी? ज़ीलैंडिया। ओके, जो कि ज़ीलैंडिया, जो कि आजकल तो कहा जाता है कि वो सबमर्ज हो गया है पूरी तरीके से, पानी के नीचे है। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।